अस्सलाम वालेकुम। पब्लिक ओपिनियन के साथ मैं हूं मोहम्मद जुनेद आजम। नाज़रीन, मकबूजा कश्मीर में भारत के आर्टिकल 370 के खात्मे के गैर कानूनी इकदाम को 5 साल मुकम्मल हो गए हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में कश्मीरी और पाकिस्तानी यौम इस्तेसाल कश्मीर मना रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने यौम इस्तेसाल कश्मीर के मौका पर आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के खुसूसी इजलास से वीडियो लिंक पर खिताब करते हुए भारत को पैगाम दिया है कि बेहतर यही है कि बैठ कर तनाज़ात को हल किया जाए। DG ISPR ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनका कहना था कि मकबूजा कश्मीर में भारत के गैर कानूनी इकदामात खित्ते के अमन के लिए खतरा हैं। अफवाज पाकिस्तान हक खुद इरादियत की जिद्दोजहद में कश्मीरियों के साथ खड़ी है। इसके अलावा पिछले चंद दिनों से बानी PTI की जानिब से इस्टेब्लिशमेंट को मुज़ाकरात की दावत दी जा रही है। आज DG ISPR ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में 9 मई का जिक्र करते हुए कहा कि 9 मई से मुतालिक फौज के मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई और ना ही आएगी। याद रहे कि DG ISPR ने अपनी 7 मई की प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह वाजे किया था कि 9 मई पर मुआफ़ी मांगे बगैर इंतशारी टोले से कोई बातचीत नहीं होगी। लेकिन यहां सवाल यह पैदा होता है कि क्या बानी PTI 9 मई पर मुआफ़ी मांगेंगे और क्या PTI और इस्टेब्लिशमेंट में मुज़ाकरात मुमकिन है। इसके अलावा बानी PTI की गिरफ्तारी को 1 साल मुकम्मल हो गया है और आज इस हवाले से PTI का सवाबी में जलसा भी है, इस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा बांग्लादेश में शदीद अवामी एहतजाज पर वज़ीर आज़म हसीना वाजिद ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने कौम से खिताब करते हुए मुल्क में उबूरी हुकूमत बनाने का ऐलान किया है। बांग्लादेश की इस सारी सूरत हाल का खित्ते पर क्या असर होगा, इस समेत दीगर टॉपिक्स पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है रिजवान रजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तज्जियाकार हैं अनवर रजा साहब हमें ज्वाइन करेंगे, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जबकि शाहिद मेतला साहब भी हमारे साथ इस प्रोग्राम में मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। रिजवान साहब, मैं आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आज यौम इस्तेसाल कश्मीर के हवाले से। सर, बड़ा वाज़े मौक़िफ़ है पाकिस्तान का, पाकिस्तानी आर्मी का, और भारत को इससे पहले भी बारहा जो है वो टेबल टॉक का कहा गया है। आप क्या समझते हैं कि इसका फाइनल हल क्या है और क्या पाक आर्मी को बातचीत के अलावा कोई और ऑप्शन भी ज़ेर गौर लाना चाहिए या नहीं? देखिए, पाक आर्मी वही बात करती है जो पाकिस्तान की पॉलिसी है, जो पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का पिलर स्टोन है। कश्मीर की हमारी पॉलिसी वही हुकूमत पाकिस्तान बात करती है, वही पाकिस्तान का दफ्तर खारजा बात करता है। और वो बात ये है कि कश्मीर का हल जो है वो इस्तिस्वाब राय की जो करारदाद है उसके मुताबिक होना है, और कश्मीरियों ने अभी इस राय का इजहार करना है कि उन्होंने पाकिस्तान के साथ रहना है या भारत के साथ रहना है। ये तो है बुनियादी पॉलिसी। इस पॉलिसी से पाकिस्तान के अंदर गुज़िश्ता 75-76 साल में जब भी हमने इनहराफ किया है, हमने सफारती सतह के ऊपर भी हज़ीमत उठाई है, और जिसे कहना चाहिए जोग्राफियाई हवाले से भी हमें उसका कुछ नहीं मिला। कश्मीर के ऊपर हम 3 जंगें भी लड़ चुके हैं, और जो है और भी आधा मुल्क भी गंवा चुके हैं। वो आधा मुल्क जिसमें आज भी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे गूंजे हैं। तो इसलिए जो है वो ये तो बड़ी वाज़ेह पॉलिसी है। दरमियान में किसी को किसी को कुछ चुनाव फार्मूला सूझ जाता है, जो गैर मुंतखब लोग होते हैं उनको, किसी को जो है वो कश्मीर के 3 हिस्से आज़ाद कश्मीर सूझ जाता है, एक आज़ाद रियासत के तौर पे कश्मीर को आज़ाद कर दिया जाए। बहुत कुछ नए नए शोशे छोड़े जाते हैं खुद को इम्पॉर्टेंट बनाने के लिए आलमी सतह के ऊपर। ज़ाहिर है, जब अवाम के वोट और मैंडेट से आप नहीं आते तो फिर आप इस अंदरूने मुल्क तो आपको पता होता है कि आपकी कितनी की मकबूलियत है, तो बैरून मुल्क अपनी कबूलियत पैदा करने के लिए इस तरह के शोशे छोड़े जाते हैं, जो पाकिस्तान के अंदर भी छोड़े गए और तारीख भरी पड़ी है इससे। पाकिस्तान जो है उसका कश्मीर के ऊपर एक ही स्टांस है, एक ही होना चाहिए, जो पाकिस्तान के बानियान ने तय कर दिया था कि कश्मीरियों का जो किस्मत है, जो कश्मीरियों का मुस्तकबिल है, उसका फ़ैसला वो खुद करेंगे। लाइन ऑफ कंट्रोल ख़त मुतारका जंग के दोनों तरफ बसने वाले कश्मीरी, और वो अभी तय होना बाकी है। ठीक है, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, दिफाई तज्जियाकार, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब आपके वक्त का। सर, यौम इस्तेसाल कश्मीर आज मनाया जा रहा है। ISPR की प्रेस ब्रीफिंग है, उसके अलावा वज़ीर आज़म का बड़ा वाज़ेह पैगाम भारत को दिया गया है कि टेबल टॉक कर ली जाए।
9 मई के हवाले से भी आज DGISPR ने वाज़ेह कर दिया कि 9 मई के हवाले से मुआफ़ी तब तक नहीं होगी जब तक कौम से इस सारे जो खून खराबा किया गया इसकी मुआफ़ी नहीं मांगी जाएगी। तो सर असल पैगाम क्या पिन्हा है? क्या डील हो जाएगी या फिर बानी PTI जो करना चाह रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ वो मुमकिन है या नहीं? लेकिन पहले तो जौम इत्तिसाल कश्मीर की बात है, जो जुल्म बर्बरियत इंडिया कर रहे हैं, जैसे एब्रोगेट किया उन्होंने 370 को और 35A को, ये पूरी कश्मीरी अवाम ने और पाकिस्तान ने तमाम ने इसको रिजेक्ट किया। और जिस तरह उनका स्टांस पहले दिन था 5 अगस्त 2019 को, आज भी उससे ज़्यादा है। आज वो कश्मीरी अवाम इंडिया से ज़्यादा नफरत करने लगी है, जिस तरीके से नुकसान पैदा गया है। और पाकिस्तान का स्टांस बहुत क्लियर है, हर किस्म की इखलाकी सफारती मदद पाकिस्तान कर रहा है, करता रहेगा। रही बात बानी है कि ये PTI की, देखिए बात ये है कि स्टांस बड़ा क्लियर चीज आपको DGISPR ने बता दिया कि हमारा कोई चेंज नहीं है। इसलिए जिस तरीके से आपने आर्मी इंस्टॉलेशन पे जाके वहां पर अटैक किया, उसके बाद GHQ पर अटैक किया, फिर उसके बाद आपने निशाने हैदर शोहदा जो थे उनकी यादगारों की बेहुरमती की, ये नाकाबिले माफी है। सेकंड अफसोस की बात यह कि अभी भी बानी PTI को कोई रिग्रेट नहीं है। या तो वो कहते हैं कि मैं अपनी पार्टी के बिहाफ पे आज सबसे माफी मांगता हूँ, ऐसी कोई बात ही नहीं है। जो आपने फौज के बारे में अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, तो ये तो बड़ा क्लियर है। सेकंड है कि पॉलिटिक्स में आपकी पॉलिटिकल पार्टी है, आप पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, आप उनसे डायलॉग करें, अपने नुकसान लेके जाएं। वो आपको कॉल दे रहे हैं, आप कहते हैं हम एस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे, जबकि आपको चाहिए कि आप जाएं हुकूमत से बात करें और अपने आप से रिलीफ लें। अगर आप कहते हैं मैं 2 चीज़ें मेरी कंडीशन है, वरना मैं तब हुकूमत से बात करूंगा, एक उनका मैंडेट वापस करें और दूसरा उनका इसी तरह एक और है कि तमाम लोगों को वापस किया जाए। बात यह कि केसेस खत्म किए जाए, रिहा किया जाए, ये अब मुमकिन नहीं है। आपको चाहिए कि आपको अगर कोर्ट रिलीफ देता है, आप बाई इलेक्शन करें, असेंबली में वापस आए, ऑपोजिशन लीडर बने, उसके बाद आप अपने 45 पे जो रिफॉर्म का केस है वो अदालत से अपनी फेवर में कराएं, अपनी सिंपल मेजॉरिटी करें एंड ब्रिंग नो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, जो ये एक जमहूरी तरीका है। लेकिन इस वक्त मुल्क ये नहीं सस्टेन कर सकता कि आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी ले आए, इकोनॉमिक रिवाइवल भी रुक जाए और लोगों में इंतशार फैल जाए, लोग खड़े हो जाए। ये आप इस वक्त ना करें, ना आपको करना चाहिए। पाकिस्तान फर्स्ट की बात करें, पाकिस्तान है तो हमें इसके लिए जमहूरी तरीका रखें और जमहूरी ऑप्शन आपके पास मौजूद है, उसको लेके चलेंगे। आई एम श्योर कि फिर खुद लोग रास्ते निकलते हैं। ठीक है शाहिद मेतला साहब, सर क्या लगता है कि 9 मई के हवाले से बानी PTI मुआफ़ी मांग लेंगे? अगर मांगते हैं तो एक्सेप्ट हो जाएगी? बहुत शुक्रिया। देखिए इसमें बहुत अहम डेवलपमेंट ये हुई है पिछले 1 साल की निस्बत अभी पिछले 2-3 दिनों में, वो ये हुई है कि इमरान खान साहब ने रीट्वीट किया है और वो रीट्वीट आपको इंटरनेशनल मीडिया में भी नज़र आ रहा है और पाकिस्तानी मीडिया में भी नज़र आ रहा है। इमरान खान साहब ने माफ़ी इन अल्फाज में एक तरह से मांग ही ली है कि मेरे फ़ौज के साथ ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए थे, फ़ौज के साथ मेरे ताल्लुकात बेहतर नहीं रहे, अच्छे ताल्लुकात मैं ना रख सका, ये मेरी नाकामी है। उन्होंने इन अल्फाज में एक तरह से माफ़ी मांग ली है और यह इजहार नदामत की है। इससे ज़्यादा मेरा ख्याल है माफ़ी अब मुस्तकबिल में देखना होगा कि वो मांगते हैं या नहीं मांगते, लेकिन मेरी नज़र में तो ये भी माफ़ी है। पिछले 3-4 दिन से उनका जो स्टांस है या उनका जो टोन है, टेनर है, वो एंटायरली डिफरेंट है पास्ट की निस्बत, पूरे 1 साल की निस्बत। और आपने देखा है कि पिछले 1 हफ्ते में सोशल मीडिया पर भी तनकीद उस तरह से नहीं हो रही इदारों पर या इदारों के जो अहलकार हैं या अफसरान हैं उन पर, जैसे 1 साल से हो रही थी। तो ये एक बहुत मेजर डेवलपमेंट है, एक बहुत मेजर शिफ्ट है बुनियादी तौर पर। और इसके साथ बहुत सारी डील की खबरें भी चल रही हैं और जो शिफ्ट एक तरह से लिया गया है उससे तो ये विंडिकेट हो रहा है कि कहीं ना कहीं मामलात आगे बढ़े हैं। दूसरी बात ये है कि इमरान खान साहब बिल्कुल अपनी पोजीशन को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। नेगोशिएटिंग पोजीशन को बेहतर इस तरह से करते हैं जब वो ये बात करते हैं कि मेरा मैंडेट वापस किया जाए, जो कैदी हैं सियासी उनको रिहा किया जाए, जो केसेस हैं उनको ख़त्म किया जाए। वो डेफिनेटली बारगेन तो करेंगे और वो मैक्सिमम का तकाजा करेंगे, डिमांड करेंगे ताकि उनको मिनिमम मिल सके।
और दूसरी चीज़ ये है कि अब आप देखिएगा कि फ़ौज के लबो लहजे में भी काफ़ी तब्दीली आएगी। आज DG ISPR ने ये कहा है कि हमारा 9 मई के हवाले से स्टांस वही पुराना है, नो डाउट उनका पुराना है, लेकिन साथ उन्होंने माफ़ी मांगने की जब बात की है तो माफ़ी तो एक तरह से इमरान खान साहब ने मांग ली है, इंटरनेशनल मीडिया में भी वो सारी चीज़ें आ गई हैं। दूसरी बात ये है कि अब इमरान खान साहब सियासी जो कायदीन हैं उनके साथ भी मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं और उसके लिए भी उन्होंने गो हेड दे दिया है। तो मुझे ये लग रहा है कि मामलात आगे बढ़ेंगे और आप देखेंगे भी सही, ये मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ कि मामलात बेहतरी की तरफ आगे बढ़ेंगे और इमरान खान साहब और उनकी जमात को कोई ना कोई स्पेस अब मिलेगी। ठीक है मेतला साहब, रज़ी साहब ने हंसी मुझे शो करवाई है, आपने भी देखी होगी। रज़ी साहब से मैं पूछूंगा कि मेतला साहब की बात में वजन था या फिर आपने किस वे में लिया है। मैं पहले अनवर रज़ा साहब से बात करूंगा। सर, 9 मई एक बड़ा साने है और वाज़े कह दिया गया है कि मुआफ़ी मांगे कौम से, हमसे नहीं कौम से मुआफ़ी मांगे, उसके बाद बात कर ली जाएगी। क्या देख रही हैं आने वाले वक्त में क्या होने वाला है? देखिए, बानी PTI जो हैं वो इस वक्त कश्मकश की कैफियत में है और वो ये चाहते हैं कि उनको कोई गारंटी दी जाए। अब देखिए, वो ट्रस्ट डेफिसिट है दोनों के दरमियान। फ़ौज भी ये चाहती है कि इमरान खान साहब का जो माजी का कंडक्ट है वो बात करते हैं फिर उस बात पर कायम नहीं रहते। बहुत सारी ऐसी मिसालें मौजूद हैं, जबकि खान साहब ये कहते हैं कि अगर 9 मई के वाक़यात से मुतालिक वो कौम से माफ़ी मांगते हैं तो इसका मतलब है वो कन्फेस करते हैं। तो फिर क्या उसे सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जाएगा, उन पर जो कायम मुकदमात हैं वो ख़त्म किए जाएंगे और उनको पोलिटिकली स्पेस मिलेगा या नहीं? अब दोनों तरफ से ट्रस्ट डेफिसिट है। अब इस ट्रस्ट डेफिसिट को दूर कौन करेगा? मैं आप तो कर नहीं सकते, लिहाजा कोई इंटरनेशनल कोई ना कोई मुल्क ज़रूर इसमें इंटरवीन करेगा जो गारंटी देगा दोनों जानिब से, जिसके बाद बात आगे बढ़ेगी। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं रज़ी साहब के इमरान खान साहब जो हैं वो हुकूमत में आ जाएंगे। इसका मतलब ये है कि आप पर जो कायम मुकदमात हैं वो अकॉर्डिंग टू लॉ उनको एड्रेस किया जाएगा और आपकी जो मुश्किलात है पोलिटिकली वो किसी हद तक कम होंगी। और दूसरी तरफ इमरान खान साहब ने जो असद कैसर हैं और बाकी उनकी जो पार्टी की लीडरशिप है वो बात कर रही है, वो बात दीगर जो सियासी जमातें हैं उनके साथ मुज़ाकरात भी कर रही है, गुफ्तगू भी कर रही है, वो अपोजिशन की जमातें भी हैं और बाकी दीगर जमातें भी हैं। अब देखना यह है कि बानी PTI और फ़ौज के दरमियान जो ट्रस्ट डेफिसिट है इसको दूर कैसे किया जाएगा, ये मैकेनिज्म कौन तय करेगा, गारंटर कौन होगा, उसके बाद जो पोलिटिकली स्पेस है वो उनको आहिस्ता आहिस्ता मिलनी शुरू होगी और उससे हालात बेहतर होंगे। क्योंकि इस वक्त बानी PTI को अपनी अना को कुर्बान करना होगा। मुल्क की सिचुएशन जो है वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अगर आप देख लें, पोलिटिकली सिचुएशन देख लें, इकॉनमी की सिचुएशन देख लें, अगर आपने इन तीनों को बेहतर करना है तो फिर आपको अपने सियासी टेम्परेचर को कम करना होगा। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट को भी जो पॉलिटिकल अपोजिशन जमातें हैं इमरान खान साहब के अलावा जो दीगर सियासी जमातें हैं उनको एंगेज करने की ज़रूरत है। मौलाना फजल रहमान को, ANP को, जमात इस्लामी को, अगर वो कम अज़ कम इस तरह करेंगे तो मैं समझता हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट का काफ़ी बोझ हुकूमत भी उठा सकती है। अदरवाइज फिर मुश्किलात उनकी तरफ होंगी। मैं एक बात हमेशा करता हूँ कि अगर आप किसी से, अगर आप सिस्टम के बेनिफिशरी हैं तो फिर आपको उसका बोझ भी उठाना होगा। ये नहीं कि मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा थू थू होगा। इसलिए हालात आहिस्ता ग्रेजुअली बेहतरी की तरफ जाएंगे, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि दोनों के दरमियान कोई ट्रस्ट डेफिसिट को ख़त्म करने वाला एलिमेंट जो है वो सामने आए और बात आगे बढ़े। ठीक है रिजवान साहब, बांग्लादेश के हालात आपके सामने हैं सर। आज फिर उन्हें भागना पड़े और ये भी सुनने में आ रहा है कि वो भारत से भी आगे कहीं और जाकर पनाह लेंगी। तो सर उनकी नाकिस पॉलिसियाँ हैं या वाकई भारत की इन्वॉल्वमेंट ले डूबी है उन्हें? अच्छा, इसमें भी कहीं PTI घुसेड़नी है हमने? ये तो आप पे डिपेंड करता है। मेरा मतलब है कि मतलब घेर घार के यार इस रीजन के अंदर दो बड़ी तब्दीलियां हो रही और एक तब्दीली मशरकी पाकिस्तान साहब का और मौजूदा बांग्लादेश में हुई है। ठीक है, वहां पे 50 साल बाद पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा गूंजा है यार। हाँ। ठीक है, और हम तोहफा है यार हमारे मीडिया के ऊपर, जहां पे ये कहते हुए जुबान जलती है कि अमित के तुम ही के रजाकार रजाकार, ये नारे गूंजे इस इनकलाब के पीछे। ये रजाकार का मतलब वो लोग थे जिन्होंने पाकिस्तान मुतहिद रखने के लिए वहां पे पाक फौज का साथ दिया था। उनकी नस्लों ने भुगता, उनके 80-80 साल के बुजुर्ग फांसी पे चढ़े। इतना बड़ा वाकया हो गया यार, और हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? एक शख्स के कैदी नंबर 804। यार वैसे ईमान से हद हो गई है, जिसे कहना चाहिए बयानिया साजी की, कि प्रोग्राम शुरू हुआ है DG ISPR के और DG ISPR ने पूरा पानी का टप रोड देता है कि जनाब हम तो वहीं पे खड़े हैं। यानी पिछले 15 दिन से, जब से DG ISPR की पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है,
तब से ये माहौल बनाया जा रहा था, राब्ते हो गए हैं, मुज़ाकरात हो रहे हैं, खान आ रहा है, खान जा रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। उन्होंने एक लाइन करके कि हम 9 मई के ऊपर फिलहाल कोई कंप्रोमाइज नहीं है, और उन्होंने ये नहीं कहा कि माफी मांगे, साथ में अगला फिक्रा भी बड़े बयान किया करे और सजा भी भुगते, ये भी कहा हुआ उन्होंने, साथ में पूरा फिक्रा बोला करे ना। मेरे भाई ने, मेरी हंसी इसलिए आई थी कि भाई ने कहा कि माफी मांगे, और माफी मांगने के लिए वो तैयार है। नहीं भाई, सजा भुगतने की भी साथ में बात की गई है, वो दोबारा क्लिप निकाल के सुन लीजिए, सुन लिया जाए। मैं दरखास्त गुजारूं दस्त बस्ता होके। लेकिन देखिए, मेरे लिए आज बहुत खुशी का मुकाम, आज नजरिया पाकिस्तान विंडिकेट हुआ है, 2 कौमी नजरिया एक दफा फिर जिंदा हुआ है। वो वहां पे जो नारे गूंजे हैं वो पाकिस्तान जिंदाबाद भी थे साथ में। तो इसलिए मुझे तो इसी नशे में आप रहने दीजिए, आप अपने कैडी नंबर 804 का नशा लेते रहिए। तो मुझे मशरकी पाकिस्तान से आज मेरा दिल खुश हुआ है, 50 साल के बाद ही सही हमारे शोहदा वहां पे विंडिकेट हुए। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा सर, जैसा कि रिजवान साहब कह रहे हैं कि बिलाखिर पाकिस्तान के नारे दोबारा जो मशरकी पाकिस्तान था उसमें गूंज चुके हैं और लगे भी हैं। नो डाउट उन्होंने पाकिस्तान के हामी लोगों के साथ बड़ा जुल्म जो है वो किया है। सर, आप क्या समझ रहे हैं कि खित्ते में ये एक बड़ी तब्दीली बाकी के जो मामलात हैं उन पर असरअंदाज होगी? देखें, बहुत तब्दीली होगी, इसलिए कि हसीना वाजिद जो थी ये टोटल इंडिया नवाज थी, ये अपने आप को इंडिया की बेटी कहती थी। ठीक है। 20 साल से नरेंद्र मोदी और उनके टोले ने वहां पर उनको सपोर्ट किया है, और वहां पर जो जुल्म किया है, जो जिन्होंने मुत्तहिद रखने की कोशिश, जमात इस्लामी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं रिजवी साहब कि रजी साहब के 90 साल के लोगों को दिए, फिर जमात इस्लामी पे भी उन्होंने बैन कर दिया था। तो आपने ये देखा कि उन्होंने कि वहां पर बांग्लादेश में पाकिस्तान का झंडा बिल्डिंगों में लहरा दिया। दिस स्पीक्स कि दे हैव अ वेरी सॉफ्ट कॉर्नर फॉर देयर ओन ब्रदर्स पाकिस्तानीज के लिए। और हसीना वाजिद ने पूरी कोशिश की कि जितना भी कोशिश करें उनको दबाया, लेकिन वो लावा अल्टीमेटली फट पड़ा। और आज उन्होंने जो मुजीब के मुजस्मे को जिस तरीके से गिराया है, इट्स इबरत का मुकाम है, इससे सबको सबक सीखना चाहिए। सही है। मितला साहब, सर आप क्या कहेंगे? रजी साहब भी खुश हैं, ब्रिगेडियर साहब ने भी कहा कि वाकई ऐसा ही होना चाहिए, और इंडिया नवाज जो उनकी वजीर आजम थी वो तो भाग गई हैं। तो सर, खित्ते में बड़ी तब्दीली आप क्या देख रहे हैं? कैदी नंबर 804 को हम साइड पे कर देते हैं। देखिए, मैं इंडिया के हवाले से नो डाउट कि इंडिया की वो एक सब्सिडरी के तौर पे काम कर रही थी, पेरिफेरी के तौर पे उन्होंने बांग्लादेश का हशर कर दिया था। लेकिन उसके बावजूद मैं चाहूँगा कि इसको सिर्फ इंडिया के तनाजुर में ना देखा जाए। बुनियादी तौर पर हसीना शेख एक आमराना सोच की मालिक खातून थी, और उनका तमाम मतबाए नज़र इस बात पर मरकूज था कि उन्होंने हुकूमत में इक़्तिदार में कैसे रहना है। बदकिस्मती से उन्होंने इक़्तिदार की खातिर हर तरह की रवायात को पामाल किया, उन्होंने जमहूरी असूलों को पामाल किया, उन्होंने जमहूरी इदारों को वहाँ पे पनपने नहीं दिया। 15 साल से वो इक़्तिदार में हैं। उन्होंने जो खालिदा ज़िया थी उनको उन्होंने जेल में रखा, बाकी भी अपोजिशन के लीडरान थे उनको उन्होंने जेलों में रखा। सो मच सो कि अभी जो इंतखाबात हुए पिछले साल, उसमें अमेरिका ने जो बांग्लादेश के बड़े ऑफिशियल्स थे, जो सियासी रहनुमा थे, उन पर भी पाबंदी लगा दी थी। और बदकिस्मती आप देखिए, हमारे जो सब एशियन कंट्रीज़ के ममालिक और उनके बड़े रहनुमाओं की, सियासतदानों की, वो किसी भी लेवल पे, बल्कि इवन सरकारी बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स, उनके हवाले से भी ये बात है, और सियासी रहनुमाओं के हवाले से भी ये बात है कि वो तमाम के तमाम उनकी फैमिलीज बाहर के मुल्कों में, मगरबी मुल्कों में मुकीम है, लेकिन वो यहाँ पे हुक्मरानी करते हैं। इसी तरह से जो हसीना शेख थी, उनके दोनों बच्चे, बेटा और बेटी, वो अमेरिका में रहते हैं, और वो यहाँ पे 15 साल से इक़्तिदार में, अपने बच्चे उन्होंने वहाँ पे रखे हुए हैं, और बदतरीन इंसानी हुकूक की पाबंदियाँ कर रही थी। और अभी भी ये कोटा सिस्टम के ख़िलाफ़ जो एक तहरीक शुरू हुई और वहाँ पे कंसेंसस डेवलप भी हो गया, लेकिन उसके बाद फिर रीसर्फस हुआ है ये एहतजाज। उसकी बुनियादी वजह ये हुई कि जो प्रॉमिसेस किए गए थे वो पूरे नहीं किए गए, और फिर एक बहुत बड़ा एलिमेंट ये भी था कि 15 साल की नफरत भी थी, और मुसलसल अवाम के हकूक़ पामाल हो रहे थे।
बदतरीन जो पामालियां हो रही थी, तो वो आज की नौजवान नस्ल जो है वो बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। आज की नौजवान नस्ल पाकिस्तान की हो, बांग्लादेश की हो, दुनिया के किसी मुल्क की हो, उसको इक़्तिदार में, उसको ताकत में, उसको इख्तियार में हिस्सा चाहिए, किरदार चाहिए और पहचान चाहिए। ये चीज़ तमाम ममालिक को समझनी चाहिए, तमाम हुक्मरानों को समझनी चाहिए और तमाम बाख्तियार लोगों को समझनी चाहिए, वो बांग्लादेश हो, वो पाकिस्तान हो, वो इंडिया हो या मगरबी ममालिक हो। ठीक है अनवर रज़ा साहब, सर आप क्या देख रहे हैं कि क्या तब्दीली आने वाली है? क्या पाकिस्तानी सियासत पर भी इसका कोई असर पड़ेगा? देखिए, जो 1971 में भारत ने जो इकदाम किया था, एक तो बांग्लादेश की यूथ ने उसको गैर कानूनी इकदाम किया और उस वक्त बांग्लादेश के जो नौजवान हैं उन्होंने ये बात कही कि हमें पाकिस्तान से अलग नहीं होना चाहिए था, पाकिस्तान से अलहदगी का जो फैसला है वो दुरुस्त नहीं था। तो ये पाकिस्तान की जीत है और अब हमें इसे समझने की ज़रूरत है कि इंडिया, भारत जो हमारे साथ कर रहा था, आप देखिए कि उसने वहाँ पर कितनी इन्वेस्टमेंट की और साबिक जो उनके आर्मी चीफ थे उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया कि हमने बांग्लादेश को अलग करने के लिए क्या कुछ नहीं किया। अब आते हैं बलूचिस्तान की तरफ। ये हमारी कौम को, हमारी सियासी जमातों को, हमारे बाशऊर लोगों को समझने की ज़रूरत है कि बलूचिस्तान के अंदर जो आग लगाई जा रही है उसमें इंडिया के साथ दीगर ममालिक भी शामिल हैं। हमें ये सोचना होगा, हमें समझना होगा कि हमें इस दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अपनी पाक फ़ौज को मजबूत करने की ज़रूरत है, हमें अपने लोगों को पाक फ़ौज के साथ खड़ा करने की ज़रूरत है। देखिए, ये बड़े नाजुक हालात हैं, हम शायद इस बात को समझ नहीं पा रहे। जो बांग्लादेश में इस वक्त वाक़यात हुए हैं, हमें उससे समझना चाहिए। हसीना वाजी तो चली गई, लेकिन आप देखें कि अवाम की ताकत ने क्या कुछ नहीं किया, यूथ बाहर निकली। अब हमें समझने की ज़रूरत है कि बलूचिस्तान में हमारी यूथ को पोलिटिसाइज किया जा रहा है, उन्हें पोलराइज किया जा रहा है और उन पर बिलियन ऑफ डॉलर्स की जो है स्पेंड किए जा रहे हैं। इसे समझने की ज़रूरत है। हमारे हुक्मरानों को अब ये समझना होगा और हमें अवाम को फ़ौज का साथ देना होगा। अगर आपने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में जीतना है, अगर आपने बलूचिस्तान के हालात जो बलूचिस्तान के नारा लगाने वाले हैं वो तो खुदा न खासा मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं। बंगाली जो थे जिन्होंने ये शेख हसीना वाजिद को बाहर निकाला है, उन्होंने मुल्क की खातिर और पाकिस्तान के नारे लगाकर किए। तो सर कैसे कंपैरिजन कर रहे हैं? नहीं, आप देखिए ना, मैं उसको आप देखिए कि वहाँ पर पाकिस्तान के जो नारे लगे, ये बड़े खुशाइंद बात है। अगर आपने मेरी बात सुनी हो, पहले तो मैंने कहा पाकिस्तान की ये जीत है कि वहाँ की यूथ कहती है कि हमें पाकिस्तान से अलग नहीं होना चाहिए था। अब उसको कंपैरिजन में ये कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ की जो यूथ है, आप ज़रा समझिए कि राह जो है वो बलूचिस्तान की यूथ पर बिलियन ऑफ डॉलर स्पेंड कर रही है। वो हमारी नौजवान नस्ल को पोलिटिसाइज कर रही है, उनको पोलराइज कर रही है, इसलिए कि वो पाकिस्तान के खिलाफ खड़े हों। तो आप समझने की ये ज़रूरत है कि पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतें जो हैं वो हमारी यूथ को नुकसान पहुंचा रही हैं। वो एक ऐसा बयानिया तरतीब दे रही हैं कि पाक फौज आपके खिलाफ है। वहां पर अगर आप जाकर देखिए तो हालात आपको नजर आए कि फौज को यूथ ये समझती है कि वहां पर जो एफसी है वो हमारे खिलाफ है, हमारे हुकूक को गजब कर रही है। वहां पर मैं कहना और समझाना ये चाह रहा हूं कि हमारी जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स हैं उनको ये जिम्मेदारी लेनी होगी कि वहां की यूथ को बताना होगा कि ये हालात पैदा किए जा रहे हैं, करवाए जा रहे हैं। ठीक है अनवर साहब, पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतें जो हैं, रिजवान साहब आप क्या समझते हैं कि पॉलिटिकल जितना भी सेटअप आया उसकी नेग्लिजेंस है आज बलूचिस्तान के जो हालात हैं? देखिए, बलूचिस्तान के हालात जो हैं इस तरह के वो एक दिन के अंदर नहीं हुए, ठीक है, ओवर द ईयर्स हुए हैं। वहाँ के जो सरदार हैं उनको बलूचिस्तान के मसाइल का हल समझ लिया गया और पाकिस्तान का वफाक जो है वो उन सरदारों को पालता रहा है और वो सरदार जो हैं वो अपनी पॉलिटिकल ज़रूरियात के मुताबिक जब चाहता है वो ब्लैकमेलिंग कर लेता है और वहाँ पे आम जो बलोच है वो बुनियादी सहूलियात से महरूम रह जाता है और ऊपर से वो खित्ता फार रीचिंग है, कम्युनिकेशन के रिसोर्सेज नहीं है। एक बात आप जहन में रखिएगा, बलूचिस्तान में जब भी डेवलपमेंट की बात होगी वहाँ पे बहुत सारे अनासर उबल के बाहर आ जाते हैं। मतलब कि अभी ये 2-3 दिन के बाद वहाँ पे गवादर पोर्ट का इफ्तिताह होना है जो पाकिस्तान की 4 बड़ी पोर्ट्स के अंदर उसका शुमार होगा। वो इतनी बड़ी पोर्ट है और तकरीबन $500 मिलियन सालाना उसकी अर्निंग होने जा रही है। उस हवाई अड्डे का इफ्तिताह होना है। मैं हवाई अड्डे की बात कर रहा हूँ, बंदरगाह की सी पोर्ट की बात नहीं कर रहा। उसका इफ्तिताह होना है और वो इस रीजन के अंदर एक बहुत बड़ा हब बनेगा एविएशन का, एवियोनिक्स का। एक्सटर्नल फोर्सेस भी और इंटरनल फोर्सेस भी जो पहले वहाँ पे एहतजाजी आते थे और इस्लामाबाद में आके बैठ जाते थे, उनको ले जाके ग्वादर बैठा रहे हैं। ठीक है तो, रिजवान साहब ब्रेक है, मैंने ब्रिगेडियर साहब से एक शॉर्ट कमेंट लेना है, वापस आते हैं फिर बात करेंगे। ब्रिगेडियर साहब आप बताइएगा सर, ओवरऑल जो सिचुएशन खित्ते की और पाकिस्तान की है सर, कैसे ये वाइंड अप हो सकती है, क्या लगता है?
देखिए, इंडिया के लिए बड़े ही मुश्किल हालात हैं, क्योंकि जिस तरीके से छोटे मुल्कों पे कंट्रोल किया हुआ था, अब आपके सामने बांग्लादेश निकल गया, इससे पहले नेपाल निकल गया है, श्रीलंका निकल गया है। तो ये जो हेजेमोनिक डिज़ाइन थे इनके, एंड दे ऑलवेज फेल्ट कि पाकिस्तान इज़ अ स्टम्बलिंग ब्लॉक इनके हेजेमोनिक डिज़ाइन में, वो अब एक चीज़ नज़र आ रही है कि ये मिज़रेबली फेल हो रहे हैं। आरसीडी को इन्होंने हाईजैक किया हुआ है। इसी तरीके से अब आपके सामने जो सार्क को इन्होंने हाईजैक किया हुआ है, अब ये जिस तरीके से कर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता इनका कंट्रोल इन रियासतों से निकलता जा रहा है। ये पाकिस्तान के लिए बहुत खुशाइन है, और आई फील कि आप देखेंगे पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस बढ़ेगा इन इलाकों में, चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ेगा, और इंडिया आहिस्ता आहिस्ता इन दो लोगों से दूर होता जाएगा। दिस द बिगेस्ट डिफरेंस एंड चेंज आई एक्सपेक्ट इन नियर फ्यूचर। ठीक है, ब्रेक का टाइम है, वापस आते हैं, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। रिजवान साहब, क्या कौमी हुकूमत ही मुल्क को इन तमाम मसाइल से निकाल सकती है? और फिर मखसूस नशिस्तों का मामला भी है, पार्लियामेंट और अदालत आप समझ रहे हैं कि आमने सामने है इस वक्त? देखिए, बिल्कुल आपकी आखिरी बात में तो कोई दूसरी बात ही नहीं हो सकती है, और अदारे आपस में भी दस्तो गिरेबा हैं, लेकिन कौमी हुकूमत का आइडिया हम नॉर्मली लेते हैं मशरक़ी पाकिस्तान या बांग्लादेश से, और मशरक़ी पाकिस्तान या बांग्लादेश के अंदर फिर एक कौमी हुकूमत बन गई है। जो वहाँ पे फ़ौज ने हुकूमत बनाई है उसको कौमी हुकूमत का नाम ही दिया जा रहा है। बांग्लादेश मॉडल सुनते हुए हमारे कान पक गए कि बांग्लादेश मॉडल होगा जिसके अंदर जो है वो मतलब कि इस्टेब्लिशमेंट का एक रोल होगा और पॉलिटिकल क़यादत फेस होगी, जिस तरह हसीना वाजिद फेस थी। लेकिन एक सफ़ा फटते हुए देर नहीं लगी। हालांकि ये जो मौजूदा आर्मी चीफ थे, पिछले आर्मी चीफ को दो एक्सटेंशनें दी गई, एक उनकी टर्म थी, 2 और टर्में उनको दिलवाई गई, 3 टर्म के बाद वो घर गए। और ये जो साहब हैं जिन्होंने आज उनको सेफ पैसेज दिया है, इनकी जो बेगम हैं वो हसीना वाजिद की फर्स्ट कज़न है। ठीक है, तो मतलब कि अपनी साली की हुकूमत को उन्होंने मतलब कि रेस्क्यू किया, या उन्हें अवाम के गैज़ व गज़ब से बचाया है, या मुल्क से फरार करवाया है। इसके बावजूद भी अवाम के सामने वो नहीं ठहर सके। तो भैया ये जो है ये एक ट्रेंड है। 24 को कहा गया था कि ये मैक्सिमम इलेक्शन का साल है, कम से कम 2 से 3 जो सियासी लीडर या कायदीन होंगे उनका मतलब कत्ल हो सकता है इस दौरान, हुकूमतें बदलेंगी, तख्ते उल्टे जाएंगे। ये 24 के शुरू में ही कह दिया गया था। हमारे यहाँ तो वो फसाद जो था वो 8 फरवरी से ही पड़ गया, हम तो पहले ही भुगत गए। अभी अमेरिका के अंदर इलेक्शन होना बाकी है, भारत के अंदर बाकी रियासतों के इलेक्शन होना बाकी हैं। ये बांग्लादेश के अंदर इलेक्शन हुए तो आपने देखा कि उसके नताइज क्या निकले हैं। इलेक्शन के नताइज कुछ और थे, सड़कों पे आने वालों ने नताइज कुछ और दे दिए। तो इसका मतलब है कि अभी बहुत सारी चीज़ें जो हैं, वो जो अरब स्प्रिंग चली थी कई साल पहले, वो अभी पहुंचा चाहती है इस खित्ते के अंदर, और भी बहुत सारी तब्दीलियां होंगी, जैसे कि अनवर भाई ने फरमाया। सही है। शाहिद मेतला साहब, सर जो हुकूमती इदारे हैं वो अब आमने सामने हो पा रहे हैं या नहीं, या आपको लगता है कि ये सिर्फ दोबारा से वही एक गेम खेली जा रही है कि आपस में एक दूसरे को बुरा भला कह के मतलब निकाल लिया जाए? अच्छा, मैं रज़ी भाई की बात को आगे बढ़ाऊंगा। कौमी हुकूमत से मुराद वाक़अतन वही है कि बांग्लादेश का मॉडल हमारे जहन में आता है कि 2007-8 के बाद वहाँ पे कौमी हुकूमत बनी, फिर इलेक्शन हुए, और फिर उन इलेक्शन के नतीजे में हसीना वाजिद इक़्तिदार में आई, और फिर उन्होंने तमाम अपोजिशन की जमातों को दीवार में चुन दिया, और फिर कभी भी किसी को भी इक़्तिदार में ना आने दिया। न सिर्फ ये, बल्कि उन्होंने फ़ौज की मदद से उन्होंने तमाम अपोजिशन को जमातों को सरेंडर करवा दिया और उनको बदतरीन इंतकाम का निशाना बनाया। और उसके बाद जो भी आज तक वो करती आई हैं वो फ़ौज की मदद से ही करती आई हैं। जो जनरल ज़मान है, जो अभी बांग्लादेश के आर्मी चीफ़ हैं, ये जनरल पिछले जो बांग्लादेश के आर्मी चीफ़ थे वो 1997 से 2000 तक रहे हैं। जनरल महफूजुर रहमान ये उनके दामाद हैं, तो ये, और फिर ये प्रिंसिपल ऑफिसर भी रहे हैं हसीना वाजिद के। तो इनका इस तरह से इतना क्लोज वर्किंग रिलेशनशिप हसीना वाजिद के साथ रहा है। लेकिन जैसे रज़ी भाई ने भी कहा कि अवामी प्रेशर के सामने ये ठहर नहीं सके, बल्कि जो माजी के जो चीफ आर्मी चीफ थे उन सब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उन्होंने भी बांग्लादेशी फ़ौज को यही मशवरा दिया कि आपको बिल्कुल भी अवाम के सामने नहीं खड़ा होना चाहिए। इसके साथ अगर हम इसको यहाँ पे रेप्लिकेट करते हैं
तो हमारा जो अभी वाला सिलसिला भी और टू सम एक्सटेंट जो हमने केयर टेकर सेटअप था वो कौमी हुकूमत वाला ही है। अभी भी आप बलोचिस्तान की जमातें कोई 2-4 निकाल दें और आप PTI को निकाल दें, तमाम की तमाम जमातें इक़्तिदार में हैं। MQM की बात कर लें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात कर लीजिए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बात कर लीजिए, IPPs की बात कर लीजिए, काफली की बात कर लीजिए, टू सम एक्सटेंट ये कौमी हुकूमत वाला सिलसिला ये है। दूसरा ये है कि देखें, इसमें कोई शक नहीं है कि पार्लियामेंट की बालादस्ती होनी चाहिए। पार्लियामेंट ही मदर इंस्टीट्यूशन है, तमाम इदारे इसी इदारे से निकलते हैं। सुप्रीम कोर्ट भी इसी इदारे की तख्लीक है, इसी इदारे की क्रिएशन है। लेकिन उसके साथ मैं ये कहूँगा कि कॉन्स्टिट्यूशन की एक स्पिरिट है, लॉ की एक लॉजिक है। अगर एक फैसला सुप्रीम कोर्ट करती है, मुल्क की सबसे बड़ी सुप्रीम अदालत है, अगर वो एक फैसला करती है तो उसके जवाब में या जवाबुल जवाब में कोई कानून साजी की जाएगी तो वो ना तो अखलाकी एतबार से बेहतर समझी जा सकती है और ना ही कानूनी एतबार से उसको कोई ऐसा हैसियत मित्रा साहब, आपका पॉइंट आ गया सर। माजरत मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, टाइम शॉर्ट है। अनवर साहब, मेरा ख्याल है कि इसको सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल उड़ा देगी। ठीक है अनवर साहब, आज जैसे सवाबी में PTI पावर शो कर रही है, तो सर पहले तो जो वहां पर फ्लैक्स लगाया गया था उस पर जो मेन क़यादत है उसकी तस्वीर ही नहीं थी, फिर जरा ट्रोल किया गया, उसके बाद उनकी तस्वीर आई है। तो सर ये कहा जा रहा है कि अली अमीन गंडापुर साहब आहिस्ता आहिस्ता किक करवाते जा रहे हैं सबको, क्या लग रहा है? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कई धड़े हैं। उसमें वकला का धड़ा है, सीनियर सियासतदानों का धड़ा है और कुछ अपॉर्चुनिस्ट भी हैं जो छोड़ के गए थे, वापस आना चाहते थे। ये उसी का शख्साना है जो आपको नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो जलसे जो हैं उनमें उस तरह जाने हैं जिस तरह हुआ करती थी। वरना आप देखिए, KPK में जलसा हो, आपका वज़ीर आला हो, वहाँ पर तो एक जमे गफ़ीर होना चाहिए था। दूसरी बात यह है कि आपने जो बात कही थी, मैं उस पर अगर मुझे कमेंट करने की शॉर्ट से इजाज़त दीजिए। 16 ऐसे पॉइंट्स हैं जिस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कंसर्न्स हैं मखसूस नशिस्तों के हवाले से। और एक बात और आपने कही थी अपने इस सवाल में कि देखिए, पाकिस्तान में PDM की गवर्नमेंट देख लीजिए, अब हुकूमतें देख लीजिए, पाकिस्तान में कौमी हुकूमत ही समझिए, तमाम पोलिटिकल पार्टीज तो शामिल हैं। अगर ये मसाइल को हल नहीं कर सकती तो आप किस कौमी हुकूमत की बात करेंगे? फिर हालात कुछ और होंगे। बिल्कुल ठीक है। बस मैंने ये वो पूछना था, PTI का जलसा है, वो मैनिक्योर पेटिक्योर का पैकेज चल गया था आपके यहाँ, वो जो चला करता है नॉर्मली? PTI का जलसा होना तो हम बताया करते हैं कि किस तरह खवातीन जा रही है वो मेकअप करवा रही हैं, फिर वो बता रही हैं कि वो मेकअप करवाने क्यों आई हैं। अब देखें तो वो जुनैद यकीनन क्यों दे के आए होंगे किसी रिजवान साहब, अब देखें ना, जैसा भी है, अगर पॉलिटिकल फैक्टर देखा जाए तो फिर हम उसे जिक्र तो करेंगे। वो टाइम बहुत अच्छा था, वो टाइम बहुत अच्छा था। अभी तो देखें, उन बेचारों की पेडिक्योर मैनिक्योर जो है वो पुलिस करती है, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज करते हैं। अभी तो शायद खाने के लाले पड़े हुए हैं ना उन्हें, अभी तो जान बचाने की पड़ी हुई है। चूंकि पेडिक्योर के और मैनिक्योर के चूंकि वो एक्सपर्ट्स नहीं है तो इसलिए वो सारे जो है वो ज्यादा चीजें खराब कर देते हैं, खराब कर देते हैं। शायद रिजवान साहब ने आपको लाइन पर्सनल एक्सपीरियंस भी बता रहे हैं। नहीं, वो एक्सपीरियंस मुझे भी हुआ है, शायद मेरा इसमें एक्सक्लूसिव नहीं है। अच्छा रिजवान साहब, जाते जाते आपका कमेंट सर, आज का ये जो पावर शो है आप क्या देख रहे हैं कि ये कुछ हिलाने वाला है या फिर अपने आप को नुकसान देंगे? देखिए, अपनी पार्टी, अपनी हुकूमत के अंदर अपनी पार्टी का जलसा कर लेना जो है वो भी कोई मुनासिब बात नहीं होती, वो पॉलिटिकली एक ताना समझा जाता है। नॉट बिग डील। मतलब आप मुलाजमीन को बुला लेंगे, मालियों को, पटवारियों को, और जो है वो साजा को बुला के जलसा भर लेंगे। मतलब जहाँ पे आपकी हुकूमत ना हो, अपोजिशन में हो आप, वहाँ पे जलसा करने का मजा भी आता है और उसको फिर काउंट भी किया जाता है। यहाँ पे तो अपनी हुकूमत है, अपनी हुकूमत के अंदर आपने जलसा कर लिया, ये कौन सी बड़ी बात है? ठीक है, रिजवान रजी साहब हमारे साथ मौजूद थे, अनवर रजा साहब हमारे साथ मौजूद थे, दिफाई ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद थे, शाहिद मितला साहब मौजूद थे। कल भी इंशाल्लाह ताला दोबारा इसी वक्त पर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।